इतिहास सिर्फ राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों की कहानी नहीं है। यह उन पन्नों का संग्रह भी है जिन पर स्याही आज तक सूख नहीं पाई है। इसमें कुछ ऐसे लोग भी दर्ज हैं जिनकी जिंदगी आज तक एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। ये वो लोग हैं जो इतिहास के हाशिए पर रहते हैं, जिनकी कहानियां किसी भी तर्क या विज्ञान से परे हैं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। क्या इतिहास की किताबों में लिखी हर बात पूरी सच्चाई है या कुछ अध्याय जानबूझकर अधूरे छोड़ दिए गए हैं? आज की सिनेमैटिक मिस्ट्री हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इतिहास के 5 सबसे अजीब और रहस्यमयी लोग, ऐसे इंसान जिनकी पहचान, शक्ति, ज्ञान या अस्तित्व आज भी सवालों के घेरे में है। ये कहानियां आपको हैरान कर देंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या सच कल्पना से भी ज्यादा अजीब हो सकता है। हम इन कहानियों की गहराई में उतरेंगे, हर सुराग की पड़ताल करेंगे और उस सच को खोजने की कोशिश करेंगे जो सदियों से छिपा हुआ है। तो मेरे साथ इस सफर पर चलिए, इतिहास के उन अंधेरे कोनों में जहां विज्ञान और तर्क दोनों खामोश हो जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 19वीं सदी के इंग्लैंड की कल्पना कीजिए। एक ऐसा दौर जहां विज्ञान तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन अभी भी कई रहस्य थे जिन्हें सुलझाना बाकी था। इसी दौर में एक कहानी सामने आई जो इतनी अजीब और भयानक थी कि आज भी मेडिकल साइंस और इतिहासकारों को हैरान कर देती है। ये कहानी है एडवर्ड मॉडरेक की, एक ऐसे अंग्रेज रईस की जिसके सिर के पीछे एक दूसरा छोटा चेहरा था। ये कोई साधारण जन्मजात विकृति नहीं थी। ये दूसरा चेहरा अपनी खुद की भावनाओं और पहचान के साथ जीता था। एडवर्ड एक बेहद बुद्धिमान और प्रतिभाशाली नौजवान था, लेकिन उसकी जिंदगी एक श्राप की तरह थी। उसके सिर के पीछे मौजूद यह चेहरा, जिसे उसने अपना शैतानी जुड़वांव कहा था, लगातार उसे परेशान करता था। एडवर्ड का दावा था कि जब वह खुश होता तो यह चेहरा उस पर हंसता और उसका मजाक उड़ाता। जब वह रोता तो यह चेहरा मुस्कुराता। सबसे डरावनी बात यह थी कि रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती, यह चेहरा एडवर्ड के कानों में फुसफुसाता था। ऐसी बातें जो एडवर्ड के शब्दों में सिर्फ नर्क में ही सुनी जा सकती हैं। उस दौर के मेडिकल रिकॉर्ड्स में एडवर्ड की हालत को क्रेनियोपैगस पैरासिटिक्स के एक दुर्लभ मामले के रूप में दर्ज करने की कोशिश की गई। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक अविकसित जुड़वाम सिर से जुड़ा होता है, लेकिन एडवर्ड का मामला इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। डॉक्टर्स हैरान थे क्योंकि यह दूसरा चेहरा देख सकता था, मुस्कुरा सकता था और अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता था, भले ही वह बोल नहीं पाता था। यह सिर्फ मांस का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक जीवित सचेत इकाई जैसा लगता था। एडवर्ड ने कई डॉक्टरों से गुहार लगाई कि वे इस राक्षसी चेहरे को सर्जरी से हटा दें, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। वह इस लगातार होने वाले मानसिक उत्पीड़न से तंग आ चुका था। वह कहता था कि यह चेहरा उसे सोने नहीं देता, उसे शांति से जीने नहीं देता। लेकिन 19वीं सदी के किसी भी डॉक्टर के पास इतनी जटिल और खतरनाक सर्जरी करने की तकनीक या हिम्मत नहीं थी। उन्हें डर था कि इस चेहरे को हटाने की कोशिश में एडवर्ड की मौत हो जाएगी। मेडिकल साइंस के लिए यह एक पहेली थी। क्या यह एक असाधारण जेनेटिक म्यूटेशन था या फिर यह सिर्फ एक मानसिक बीमारी का नतीजा था, जहां एडवर्ड ने अपने अकेलेपन और डिप्रेशन को एक दूसरे चेहरे के रूप में कल्पना कर लिया था। कुछ थ्योरीज यह भी कहती हैं कि यह कहानी शायद एक शहरी किंवदंती हो सकती है, जिसे उस समय के अखबारों ने सनसनीखेज बनाने के लिए बड़ा चढ़ाकर पेश किया हो। लेकिन जॉर्ज एम गोल्ड और वॉल्टर एल पायल की 1896 की मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया एनॉमलीज एंड क्यूरियोसिटीज ऑफ मेडिसिन में इसका जिक्र इसे विश्वसनीयता प्रदान करता है। एडवर्ड की कहानी का अंत भी उतना ही दुखद है जितना कि उसका जीवन। लगातार मानसिक पीड़ा और अकेलेपन से जूझते हुए उसने सिर्फ 23 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उसने फिर से यह विनती की कि मौत के बाद उसके इस शैतानी चेहरे को नष्ट कर दिया जाए।
ताकि वह कब्र में उसके साथ फुसफुसाना जारी न रख सके। वह इस डर के साथ मरा कि उसका यह जुड़वां उसकी आत्मा को भी शांति से नहीं रहने देगा। आज एडवर्ड मॉड्रेक की कहानी मेडिकल हिस्ट्री की सबसे परेशान करने वाली कहानियों में से एक है। क्या वह वाकई दो चेहरों के साथ पैदा हुआ था? क्या वह चेहरा सच में सचेत था, या यह सब एडवर्ड के परेशान दिमाग की उपज थी? उस चेहरे की फुसफुसाहटें क्या थीं? क्या वह सच में शैतानी बातें करता था, या यह सिर्फ एक युवा लड़के का डर था जो अपनी असामान्य स्थिति से जूझ रहा था? ये सवाल आज भी इतिहासकारों और मेडिकल एक्सपर्ट्स को परेशान करते हैं। एडवर्ड की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इंसानी शरीर और दिमाग कितने जटिल और रहस्यमयी हो सकते हैं। यह सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं है, बल्कि इंसानी पीड़ा, अकेलेपन और अज्ञात के डर की एक गहरी और दर्दनाक कहानी है, जिसका सच शायद हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। क्या यह सिर्फ एक मेडिकल एनॉमली थी, या इसमें कोई गहरा अनसुलझा रहस्य छिपा है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। एडवर्ड मॉड्रेक की कहानी एक चेतावनी की तरह है कि कुछ चीजें हमारी समझ और विज्ञान से परे होती हैं, और शायद हमेशा रहेंगी। अब हम चलते हैं 18वीं सदी के फ्रांस में, एक ऐसे समय जब क्रांति की आग सुलग रही थी और समाज बदल रहा था। इसी उथल पुथल भरे माहौल में एक ऐसे इंसान की कहानी सामने आई जिसकी भूख की कोई सीमा नहीं थी। उसका नाम था टारारे। टारारे कोई राजा या क्रांतिकारी नहीं था, बल्कि एक साधारण सैनिक था, लेकिन उसकी शारीरिक क्षमता किसी भी इंसान की समझ से परे थी। वह कुछ भी और कितना भी खा सकता था, और उसकी यह भूख एक मेडिकल रहस्य बन गई जो आज तक अनसुलझी है। टारारे का जन्म 1772 के आसपास लियोन, फ्रांस के पास एक ग्रामीण इलाके में हुआ था। बचपन से ही उसकी भूख असाधारण थी। किशोरावस्था तक आते आते वह एक दिन में अपने वजन के बराबर मांस खा सकता था। उसके माता पिता उसकी इस राक्षसी भूख को पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद टारारे सड़कों पर रहने लगा, चोरों और वेश्याओं के एक समूह में शामिल होकर अपना पेट भरने के लिए भीख मांगता और चोरी करता। उसकी प्रसिद्धि तब फैली जब वह एक ट्रैवलिंग चार्लटन के साथ जुड़ गया। वह भीड़ के सामने अपनी अविश्वसनीय खाने की क्षमता का प्रदर्शन करता। वह टोकरियां भर भर कर सेब, अंडे और यहाँ तक कि जिंदा जानवर जैसे बिल्ली, सांप और पिल्ले भी खा जाता था। वह पत्थरों, कॉर्क और अन्य न पचने वाली चीजों को भी निगल जाता था। लोग यह देखकर हैरान और भयभीत हो जाते थे, लेकिन उसकी यह क्षमता उसे एक शोमैन बना चुकी थी। उसके शरीर में एक और अजीब बात थी। इतना सब खाने के बावजूद उसका वजन सामान्य था और वह पतला ही रहता था। जब फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध शुरू हुआ तो टारारे सेना में भर्ती हो गया, लेकिन सेना का राशन उसकी भूख के लिए नाकाफी था। वह दूसरे सैनिकों का बचा हुआ खाना खाता, कूड़ेदान में फेंकी चीजें खाता और यहाँ तक कि मेडिकल ड्रेसिंग में इस्तेमाल होने वाली पुल्टिस भी खा जाता था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उस पर प्रयोग करने का फैसला किया। उन्होंने उसे एक बार में 15 लोगों का भोजन दिया, जिसे उसने आसानी से खा लिया। अस्पताल के प्रमुख सर्जन डॉग बैरन पर्सी और डॉग कुरविल उसकी इस हालत से हैरान थे। उन्होंने टारारे की इस अनोखी क्षमता का इस्तेमाल जासूसी के लिए करने का एक प्लान बनाया। उन्होंने एक लकड़ी के बक्से में एक दस्तावेज रखा और टारारे को उसे निगलने के लिए कहा। 2 दिन बाद जब वह बक्सा उसके मल से बाहर निकला तो दस्तावेज सुरक्षित था। इस सफलता के बाद उसे एक जासूस के रूप में प्रशिया भेजा गया, लेकिन वह जर्मन नहीं बोल पाता था और पकड़ा गया। उसे बुरी तरह पीटा गया और वापस फ्रांस भेज दिया गया। इस अनुभव के बाद टारारे जासूसी से तंग आ चुका था और उसने डॉक्टरों से अपनी इस बीमारी का इलाज करने की भीख मांगी। डॉक्टरों ने कई इलाज आजमाए, अफीम, वाइन विनेगर, तंबाकू की गोलियां, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसकी भूख और भी भयानक होती गई। वह अस्पताल से भागकर कसाईयों की दुकान के बाहर फेंका हुआ खून पीता और यहाँ तक कि मुर्दा घर में रखे शवों को खाने की भी कोशिश करता। उसकी कहानी का सबसे भयावह मोड़ तब आया
जब अस्पताल से एक 14 महीने का बच्चा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। शक की सुई सीधे टारारे पर गई। हालांकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों का उस पर से भरोसा उठ गया और उसे अस्पताल से निकाल दिया गया। यह घटना टारारे के जीवन का सबसे काला अध्याय मानी जाती है और यह सवाल उठाती है कि उसकी भूख उसे किस हद तक ले जा सकती थी। 4 साल बाद टारारे वर्साय के एक अस्पताल में गंभीर तपेदिक की हालत में मिला। कुछ ही समय बाद 26 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी ऑटोप्सी से जो पता चला वह और भी चौंकाने वाला था। उसके पेट, लिवर और गॉल ब्लैडर असामान्य रूप से बड़े थे। उसका पेट इतना फैला हुआ था कि जब उसका मुंह खोला गया तो डॉक्टर सीधे उसके पेट के अंदर देख सकते थे। उसके शरीर के अंदर से भयानक बदबू आ रही थी। आज भी टारारे की हालत मेडिकल साइंस के लिए एक रहस्य है। क्या यह हाइपरथायराइडिज्म का एक एक्सट्रीम केस था, या पॉलीफेगिया नामक एक दुर्लभ ईटिंग डिसऑर्डर, या फिर उसके दिमाग में एमिगडाला को कोई नुकसान पहुंचा था जो भूख और भावनाओं को नियंत्रित करता है। कोई भी थ्योरी पूरी तरह से उसकी अविश्वसनीय भूख और उसके शरीर की अजीब क्षमताओं को समझा नहीं पाती है। टारारे की कहानी हमें इंसानी शरीर की सीमाओं और उन रहस्यों की याद दिलाती है जो आज भी विज्ञान की पहुंच से बाहर हैं। अब हम समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अटलांटिक को पार करके 19वीं सदी के अमेरिका पहुंचते हैं। यह एक ऐसा समय था जब देश गृह युद्ध के बाद खुद को फिर से बना रहा था और पश्चिम की ओर विस्तार कर रहा था। लेकिन पूर्वी तट पर न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट की शांत और जंगली सीमाओं पर एक ऐसा रहस्य घूम रहा था जो आज भी लोक कथाओं का हिस्सा है। यह कहानी है द लेदर मैन की, एक ऐसे व्यक्ति की जो दशकों तक एक ही रास्ते पर चलता रहा, लेकिन जिसकी पहचान हमेशा एक पहेली बनी रही। यह आदमी पूरी तरह से हाथ से सिले हुए चमड़े के कपड़ों में ढका रहता था। उसका सूट, टोपी, जूते और यहां तक कि उसका बैग भी सब कुछ भारी पुराने चमड़े से बना था, जिसका वजन 60 पाउंड यानी लगभग 27 किलो से ज्यादा था। 1857 से 1889 तक लगभग 30 वर्षों तक उसने लगातार एक ही 365 मील यानी 587 किलोमीटर के लूप पर यात्रा की, जो कनेक्टिकट और न्यूयॉर्क के बीच फैला हुआ था। वह एक घड़ी की तरह सटीक था। हर 34 दिनों में वह एक ही शहर में एक ही घर के दरवाजे पर पहुंचता था। उसकी दिनचर्या बिल्कुल तय थी। वह कस्बों के बाहरी इलाकों में बने गुफाओं और चट्टानों के नीचे बने आश्रयों में सोता था। दिन में वह अपने तय रास्ते पर चलता। स्थानीय लोग उसके आने जाने के समय से इतने परिचित हो गए थे कि वे उसके लिए खाना बाहर रख देते थे। वह चुपचाप आता, खाना उठाता और बिना एक शब्द कहे आगे बढ़ जाता। वह बहुत कम बोलता था और जब भी बोलता तो टूटी फूटी अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा के कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता, जिससे लोगों ने अनुमान लगाया कि वह फ्रांसीसी कनाडाई मूल का हो सकता है। द लेदरमैन किसी से पैसे या भीख नहीं मांगता था। वह सिर्फ भोजन स्वीकार करता था और कभी कभी तंबाकू। वह बेहद शर्मीला था और लोगों से दूरी बनाए रखता था। उसकी इस अजीब लेकिन शांतिपूर्ण जीवन शैली ने उसे स्थानीय लोगों के बीच एक किंवदंती बना दिया। बच्चे उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसके आने का इंतजार करते थे। लोग उसका सम्मान करते थे और उसे जूल्स बोर्गले जैसे नामों से बुलाने की कोशिश करते थे, लेकिन उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। उसकी पहचान को लेकर कई कहानियां और सिद्धांत प्रचलित हुए। सबसे लोकप्रिय कहानी यह है कि वह जूल्स बोर्गले नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति था जो एक अमीर चमड़ा व्यापारी की बेटी से प्यार करता था। उसने अपने होने वाले ससुर को प्रभावित करने के लिए चमड़े के व्यापार में पैसा लगाया, लेकिन एक बड़ी गलती के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। शर्मिंदगी और टूटे दिल के कारण उसने समाज को त्याग दिया और चमड़े के कपड़े पहनकर एक घुमंतू जीवन जीने लगा। यह चमड़ा उसे उसकी विफलता की लगातार याद दिलाता था। हालांकि ये कहानी कितनी सच है, इसका कोई सबूत नहीं है। इतिहासकारों ने इस कहानी की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं और इसे एक रोमांटिक लोक कथा माना है। द लेदरमैन की असली पहचान एक रहस्य ही बनी रही। वह कौन था? वह कहां से आया था? उसने
ऐसा जीवन क्यों चुना? क्या वह किसी मानसिक आघात से गुजर रहा था, या यह उसकी मर्जी से चुना गया एक आध्यात्मिक सफर था? 1888 के महान बर्फीले तूफान के दौरान भी वह अपनी यात्रा पर चलता रहा, जिसने उसकी दृढ़ता को और भी रहस्यमयी बना दिया। लेकिन एक साल बाद मार्च 1889 में उसका शरीर न्यूयॉर्क के माउंट प्लेजेंट के पास उसकी एक गुफा में मिला। उसकी मृत्यु मुंह के कैंसर से हुई थी, जो शायद उसके लगातार तंबाकू चबाने के कारण हुआ था। उसकी मौत के बाद भी उसकी पहचान का कोई सुराग नहीं मिला। उसके पास कोई पहचान पत्र या व्यक्तिगत सामान नहीं था। उसे स्पार्टा कब्रिस्तान, ओसिनिंग, न्यूयॉर्क में दफनाया गया। उसकी कब्र पर लगे पत्थर पर लिखा था, जूल्स बोर्गले का अंतिम विश्राम स्थल, जिसे लेदरमैन के नाम से जाना जाता है। यह नाम उसी लोकप्रिय कहानी से लिया गया था। दशकों बाद 2011 में इतिहासकारों ने उसकी पहचान का पता लगाने के लिए डीएनए परीक्षण करने का फैसला किया और उसकी कब्र को खोदा गया। लेकिन एक और रहस्य सामने आया। कब्र में कुछ ताबूत के कीलों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उसका शरीर वहां नहीं था। क्या समय के साथ उसका शरीर पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया, या उसे कभी वहां दफनाया ही नहीं गया था? इस घटना ने दी लेदरमैन की कहानी को और भी गहरा और रहस्यमय बना दिया। वह जीते जी एक पहेली था और मरने के बाद भी एक पहेली बना रहा। आज डी लेदरमैन अमेरिकी लोक कथाओं का एक प्रतिष्ठित चरित्र है। उसकी कहानी हमें स्वतंत्रता, पहचान और समाज से अलगाव के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने आधुनिक दुनिया के नियमों को मानने से इनकार कर दिया और अपनी शर्तों पर जीवन जिया। उसकी असली कहानी क्या थी, ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन उसकी चमड़े में लिपटी रहस्यमयी छवि आज भी कनेक्टिकट और न्यूयॉर्क के जंगलों में जिंदा है। अब हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी की ओर बढ़ते हैं जिसकी जिंदगी किसी परी कथा या विज्ञान फाई नॉवेल से कम नहीं लगती। यह कहानी है द काउंट ऑफ सेंट जर्मन की। 18वीं सदी के यूरोप का एक ऐसा रहस्यमयी व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अमर है। वह एक कीमियागर, संगीतकार, वैज्ञानिक और जासूस था, जिसकी मौजूदगी ने यूरोप के शाही दरबारों में हलचल मचा दी थी। उसकी असली पहचान, उसकी उम्र और उसके ज्ञान का स्रोत आज भी इतिहासकारों के लिए सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। काउंट ऑफ सेंट जर्मन 1740 के दशक में यूरोपीय समाज में अचानक प्रकट हुए। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आए थे। वह कई भाषाएं धारा प्रवाह बोलते थे, जिनमें फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, इटालियन, स्पेनिश, पुर्तगाली और यहां तक कि संस्कृत, अरबी और चीनी भी शामिल थीं। उनका ज्ञान अविश्वसनीय था। वह इतिहास की ऐसी ऐसी घटनाओं का जिक्र करते थे जैसे उन्होंने उन्हें अपनी आंखों से देखा हो, चाहे वे घटनाएं सदियों पुरानी ही क्यों न हों। वह एक कुशल वायलिन वादक और संगीतकार थे। उनकी कला और संगीत ने उन्हें जल्द ही फ्रांस के राजा लुई 15वें के दरबार में पहुंचा दिया। राजा उनसे बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना करीबी सलाहकार बना लिया। काउंट का दावा था कि उनके पास कीमिया का ज्ञान है। वह साधारण धातुओं को सोने में बदल सकते थे और छोटे छोटे हीरों को मिलाकर एक बड़ा बेदाग हीरा बना सकते थे। उन्होंने राजा के सामने कई प्रदर्शन भी किए, जिससे लोग और भी हैरान रह गए। लेकिन उनकी सबसे रहस्यमयी बात थी उनकी उम्र। जो लोग उनसे 40-50 साल पहले मिले थे, उनका कहना था कि काउंट आज भी बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे वे दशकों पहले दिखते थे। उनकी उम्र बढ़ती ही नहीं थी। प्रसिद्ध दार्शनिक वोल्टेयर ने उनके बारे में कहा था, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ जानता है और जो कभी नहीं मरता। काउंट खुद भी मजाक में कहते थे कि उनके पास अमृता का अमृत है। उनके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वह बहुत कम खाते थे और कभी भी किसी के सामने भोजन नहीं करते थे। वह सिर्फ ओटमील और विशेष जड़ी बूटियों से बनी एक ड्रिंक पीते थे। उनकी जीवन शैली बेहद अनुशासित और रहस्यमयी थी। उन्होंने यूरोप भर में यात्रा की, अलग अलग नामों से रहे और कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में एक गुप्त भूमिका निभाई। कुछ लोगों का मानना है कि वह एक बहुत ही कुशल जासूस थे।
जो विभिन्न देशों के लिए काम करते थे। उनकी असली पहचान को लेकर कई सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि वह ट्रांसिल्वेनिया के राजकुमार फ्रांसिस द्वितीय राकोजी के नाजायज बेटे थे। कुछ दूसरे सिद्धांतों के अनुसार वह एक पुर्तगाली यहूदी मूल के थे। लेकिन कोई भी सिद्धांत उनकी असाधारण क्षमताओं, उनके विशाल ज्ञान और उनकी न बदलने वाली उम्र की व्याख्या नहीं कर पाता है। वह कौन थे और उनका ज्ञान कहां से आया, यह एक गहरा रहस्य बना हुआ है। काउंट ऑफ सेंट जर्मन की आधिकारिक मृत्यु 1784 में जर्मनी में प्रिंस चार्ल्स ऑफ हेसे कैसल के संरक्षण में हुई थी, लेकिन उनकी मौत के बाद भी उन्हें देखे जाने की खबरें आती रहीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने काउंट को 18वीं सदी के अंत में और यहां तक कि 19वीं सदी में भी देखा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक मैडम ब्लावात्स्की जैसे रहस्यवादियों का मानना था कि काउंट एक मास्टर थे, एक प्रबुद्ध व्यक्ति जो मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए समय समय पर प्रकट होते हैं। क्या काउंट ऑफ सेंट जर्मन सच में अमर थे? क्या उनके पास कीमिया और अमरता का रहस्य था, या वह सिर्फ एक बहुत ही चालाक और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पहचान को एक रहस्य बनाकर यूरोप के अभिजात वर्ग को बेवकूफ बनाया? क्या वह एक टाइम ट्रैवलर थे, जैसा कि कुछ आधुनिक थ्योरीज दावा करती हैं? उनकी कहानी विज्ञान और तर्क की सीमाओं को चुनौती देती है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ गए, लेकिन जिनकी असलियत हमेशा के लिए एक रहस्य के पर्दे के पीछे छिपी रही। काउंट ऑफ सेंट जर्मन की किंवदंती आज भी जीवित है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब हो सकती है। उनकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी जिसके पन्ने खाली थे, या शायद एक ऐसी भाषा में लिखे थे जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। वह एक ऐसे इंसान थे जो समय को मात देते हुए प्रतीत होते थे, और इसी वजह से वह इतिहास के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक बन गए हैं। हमारी सूची की अंतिम कहानी हमें समय में सबसे पीछे 12वीं सदी के इंग्लैंड ले जाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो लोक कथा, इतिहास और शायद किसी दूसरी दुनिया के रहस्य के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। ये कहानी है वुलपिट गांव के हरे बच्चों की, एक ऐसी घटना जिसने एक छोटे से गांव को हमेशा के लिए इतिहास के नक्शे पर अंकित कर दिया और एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब आज 800 साल बाद भी किसी के पास नहीं है। ये घटना 12वीं सदी में राजा स्टीफन के शासनकाल के दौरान सफक काउंटी के वुलपिट गांव में घटी। एक दिन गांव वाले जब अपने खेतों में काम कर रहे थे तो उन्होंने 2 बच्चों को भेड़ियों को फंसाने के लिए खोदे गए गड्ढों के पास भटकते हुए पाया। ये कोई साधारण बच्चे नहीं थे। एक लड़का और एक लड़की, दोनों की त्वचा का रंग हल्का हरा था। वे ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखे थे, और वे एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसे कोई नहीं समझ सकता था। गांव वाले हैरान और डरे हुए थे। वे उन बच्चों को स्थानीय जमींदार सर रिचर्ड डी केल्न के घर ले गए। वहां बच्चों को खाना दिया गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया, सिवाय कच्ची हरी फलियों के। वे कई दिनों तक सिर्फ यही खाते रहे। वे लगातार रोते रहते और बहुत ज्यादा डरे हुए लगते थे। उनकी त्वचा का हरा रंग, उनकी अजीब भाषा और उनके अजीब व्यवहार ने पूरे गांव को एक रहस्य में डाल दिया। कुछ समय बाद लड़के की तबीयत खराब होने लगी और उसकी मृत्यु हो गई। वह शायद नए वातावरण और भोजन के अनुकूल खुद को ढाल नहीं पाया, लेकिन लड़की जीवित रही। धीरे धीरे उसने दूसरे खाद्य पदार्थ खाना शुरू कर दिया और उसकी त्वचा का हरा रंग भी फीका पड़ने लगा और सामान्य हो गया। उसे बपतिस्मा दिया गया और उसका नाम एग्नेस रखा गया। उसने अंग्रेजी भाषा भी सीख ली और जब वह बोलने में सक्षम हुई तो उसने अपनी कहानी बताई। एग्नेस ने बताया कि वह और उसका भाई सेंट मार्टिन की भूमि नामक एक जगह से आए थे जहां सूरज कभी नहीं उगता था और हमेशा धुंधल का छाया रहता था। उसने बताया कि वहां के सभी निवासी भी उन्हीं की तरह हरे रंग के थे। एक दिन वे अपने पिता के मवेशियों को चरा रहे थे जब उन्हें घंटियों की एक तेज आवाज सुनाई दी। वे उस आवाज का पीछा करते हुए एक गुफा में घुस गए और बहुत देर तक अंधेरे में चलते रहे। जब वे गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने खुद को वुलपिट के खेतों में पाया, जहां सूरज की तेज रोशनी ने उन्हें चकाचौंध कर दिया।
ये कहानी जितनी आकर्षक है उतनी ही अविश्वसनीय भी। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने इस घटना की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत दिए हैं। एक लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि ये बच्चे फ्लेमिश आप्रवासियों के बच्चे हो सकते हैं, जिन्हें उस समय इंग्लैंड में सताया जा रहा था। हो सकता है कि वे किसी पास के गांव से भागकर जंगल में खो गए हों और कुपोषण के कारण उन्हें क्लोरोसिस नामक बीमारी हो गई हो, जिससे त्वचा का रंग हरा पड़ जाता है। इसे ग्रीन सिकनेस भी कहा जाता है। एक और थ्योरी यह है कि यह आर्सेनिक पॉइजनिंग का मामला हो सकता है। उस क्षेत्र की खदानों में आर्सेनिक की मौजूदगी के कारण पानी दूषित हो सकता है, जिसके सेवन से त्वचा का रंग हरा हो सकता है। उनकी अजीब भाषा फ्लेमिश भाषा का एक पुराना रूप हो सकती है, जिसे 12वीं सदी के अंग्रेज नहीं समझ पाए। लेकिन इन तार्किक व्याख्याओं के अलावा कुछ और भी रोमांचक और अलौकिक सिद्धांत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये बच्चे किसी दूसरी दुनिया या किसी दूसरे आयाम से आए थे। गुफा एक पोर्टल या वर्म होल हो सकती है, जिसने उन्हें अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में पहुंचा दिया। उनकी सेंट मार्टिन की भूमि की कहानी, जहां हमेशा धुंधलका रहता है, किसी भूमिगत दुनिया या किसी दूसरे ग्रह की ओर इशारा करती है। एग्नेस बड़ी हुई, उसने शादी की और एक सामान्य जीवन जिया, लेकिन उसकी कहानी एक लोक कथा के रूप में हमेशा के लिए जीवित रही। इस कहानी को दो प्रमुख 12वीं सदी के इतिहासकारों राल्फ ऑफ कॉग्शल और विलियम ऑफ न्यूबर्ग ने अपने लेखों में दर्ज किया था, जो इसे महज एक किंवदंती से ज्यादा विश्वसनीयता प्रदान करता है। वुलपिट के हरे बच्चों की कहानी आज भी हमें मोहित करती है। क्या वे कुपोषित, खोए हुए बच्चे थे, या वे किसी अज्ञात दुनिया के आगंतुक थे? क्या उनकी कहानी में कोई गहरा छिपा हुआ सच है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? ये रहस्य इतिहास के उन कुछ अनसुलझे मामलों में से एक है, जहां तथ्य और कल्पना इस तरह से मिल जाते हैं कि सच को अलग करना लगभग असंभव हो जाता है। एडवर्ड मॉड्रिक के दो चेहरों से लेकर वुलपिट के हरे बच्चों तक, टारारे की राक्षसी भूख से लेकर लेदरमैन के मौन सफर और काउंट ऑफ सेंट जर्मन की अमृता के दावों तक, जैसे जैसे हर कहानी खुलती गई, इतिहास का एक नया, अंधेरा और रोमांचक चेहरा सामने आया। ये कहानियां सिर्फ अजीबोगरीब घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारी समझ की सीमाओं पर एक सवालिया निशान है। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारा अतीत रहस्यों से भरा है और हर रहस्य के पीछे एक मानवीय